हेलो एवरीवन, आई एम मनमोहन और लीगल बीज एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आज हम लोग एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। वीडियो है नेशनल इमरजेंसी पर। नेशनल इमरजेंसी, भारत ने ऐसे 3 अवसर देखे हैं जिसमें नेशनल इमरजेंसी का सामना हमें करना पड़ा है। नेशनल इमरजेंसी एक प्रोविज़न नहीं है, यह एक एक्सेप्शन है। ये लोकतंत्र के इतिहास में, भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में इसे काला अध्याय के रूप में जाना जाता है। स्पेशली 1975 जो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया था, उसे तो बिल्कुल ही लोकतंत्र के विरुद्ध माना गया। जितने भी नेता थे, जो लोकतांत्रिक नेता थे, सारे जेल में बंद थे, सारे लोग परेशान थे और यह केवल एक व्यक्ति और उसकी महत्वाकांक्षा के कारण पूरे भारत को इस परिस्थिति का सामना करना पड़ा और इस काले अध्याय से हम निकले 1977। तो हमें इस वीडियो के माध्यम से ये जानकारी मिलेगी कि आखिर भारत के सेंट्रल गवर्नमेंट को वो कौन से अधिकार हमारे संविधान ने दिए हैं जिसका दुरुपयोग करके वो इमरजेंसी भी लगा सकते हैं, और क्या आने वाले समय में भी इसका दुरुपयोग किया जा सकता है, क्या इसकी कोई संभावना है एक विकसित लोकतांत्रिक देश में। तो इसी सवाल का जवाब खोजते हुए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। नेशनल इमरजेंसी, तो जहाँ तक आप समझ पा रहे हैं कि इमरजेंसी जो है वह कितने तरह के हैं। 3 तरह के इमरजेंसी है। आपके संविधान में, ये देश चल रहा है संविधान से, और इसी संविधान ने सेंट्रल गवर्नमेंट को, केंद्रीय शासन को यह अधिकार दिया है कि वह आपात स्थिति में आपातकाल लागू कर सकता है। तो इमरजेंसी प्रोविज़न कहाँ दिए गए हैं? यह दिया गया है पार्ट 18 में, और 352 से लेकर के 360 आर्टिकल में इससे संबंधित प्रोविज़न किए गए हैं। यह 3 तरह का हो सकता है। नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल जिसे स्टेट इमरजेंसी कहते हैं, और तीसरा है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये उस स्थिति में लगता है जब देश कर्ज में डूब चुका हो, देश की आर्थिक स्थिति, देश की माली स्थिति काफ़ी बुरी हो चुकी हो, तब यह इमरजेंसी लगाने की बात की जाती है। फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वह एक बार लगाने का मौका मिला था 1991 में, लेकिन यह इमरजेंसी नहीं लगाया जा सका। क्योंकि मनमोहन सिंह जैसे एक विद्वान व्यक्ति ने देश की बागडोर संभाली, देश की आर्थिक व्यवस्था संभाली, और ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और इस तरह के बहुत सारे आर्थिक उपायों के माध्यम से भारत, जिसके पास मात्र 15 दिन विदेशी सामान खरीदने का विदेशी मुद्रा भंडार था, इस देश ने ऐसी आर्थिक स्थिति से निजात पाई और यह इमरजेंसी लगते लगते रह गया। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक देश में नहीं लग सका है, लेकिन ये 2 इमरजेंसी भारत ने बार बार देखे। सबसे ज़्यादा दुरुपयोग अगर किसी इमरजेंसी का हुआ है तो वह प्रेसिडेंट रूल का हुआ है। एक परिपाटी ही चल निकली थी कि जो भी सरकार, जो भी राजनीतिक दल केंद्र में आते थे, वह बाकी के राज्यों में, राज्य सरकारों के अगेंस्ट यह प्रेसिडेंट रूल लगा देते थे। लेकिन आज के समय में चेक एंड बैलेंस की स्थिति उत्पन्न हो गई। विभिन्न केसेस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कंट्रोल करने का प्रयास किया और इस तरह से प्रेसिडेंट रूल से देश को निजात मिली। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रेसिडेंट रूल आज भी भारत में एक प्रदेश में लागू है, दैट इज मणिपुर। मणिपुर में पिछले 1-1.5 साल से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कुकी और मेइती जनजाति के बीच कि यह इमरजेंसी लगाना पड़ा है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अब ये इमरजेंसी जनरल रूल के रूप में नहीं लगाई जाती है। जब से सुप्रीम कोर्ट का इसमें दखल हुआ है, तब से केवल और केवल आपात स्थिति में ही आपातकाल
राज्यों में लगाया जा सका है। ठीक है, हम लोग आज के सेशन में बात कर रहे हैं नेशनल इमरजेंसी की। नेशनल इमरजेंसी, इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? ग्राउंड्स ऑफ प्रोक्लेमेशन, यानी नेशनल इमरजेंसी क्यों लगाया जाएगा, कैसे लगाया जाएगा। दूसरा कि अगर इमरजेंसी लगा दिया जाएगा, पावर एंड प्रोसीजर टू प्रोक्लेम, किसके पास पावर है, कौन लगा सकता है यह नेशनल इमरजेंसी, और क्या प्रोसीजर है इसको आगे ले जाने का। अप्रूवल और विड्रॉल, क्या इमरजेंसी लगा देंगे तो किसी और एजेंसी से इसका अप्रूवल कराना पड़ेगा, या कि यह रिजेक्ट कर दिया जाएगा, या विड्रॉ कर लिया जाएगा, इस पर क्या प्रोविज़न है, और इसका ड्यूरेशन, कितने समय तक के लिए नेशनल इमरजेंसी लगाया जा सकता है। आपको बता दें जानकारी के लिए कि भारत में जो इमरजेंसी लगा, सबसे पहले 1962 में, दूसरा 1971 में, और तीसरा 1975 में। 3 इमरजेंसी लगा, और 1962 से लेकर के 1967 तक पहला इमरजेंसी रहा, 67 तक, और 1971 में जो इमरजेंसी और 62 में लगा था, यह दोनों इमरजेंसी युद्ध के आधार पर लगा था, क्योंकि इस समय हम लोग चाइना के साथ वॉर में थे, और 71 में पाकिस्तान के साथ वॉर में थे, और 1975 में इंदिरा गांधी की महत्वाकांक्षा की भेंट चढ़ गया देश का लोकतांत्रिक व्यवस्था, और इसलिए 1975 से 1977 के बीच में ये इमरजेंसी लाया गया, जिसे भारतीय लोकतंत्र में एक काला अध्याय के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये 3 इमरजेंसी लगे, और 77 के बाद आज तक इमरजेंसी नहीं लगा है। ठीक है, तो कितने दिन का इमरजेंसी हो सकता है? देखिए 2 साल का इमरजेंसी हो गया, कहीं पर 7-7 साल इमरजेंसी लग गए। ठीक है, तो इस 5 साल इमरजेंसी लग गए, तो इमरजेंसी कितने समय तक के लिए हो सकता है? क्या कोई अधिकतम सीमा निर्धारित है? इफेक्ट ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी का क्या इफेक्ट है, इमरजेंसी में क्या क्या चीज़ें सस्पेंड हो जाती हैं, कौन कौन से पावर विड्रॉ हो जाते हैं, कौन से पावर सस्पेंड कर दिए जाते हैं, क्या लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ ही इसमें क्या किया जाता है, इन सब पर इसमें बात करेंगे। और सबसे अंत में केस लॉ, जो कि बैकबोन है आपके किसी भी जुडिशियल सिस्टम का, ये केस लॉ ही है जो कि उस सब्जेक्ट मैटर पर अच्छे से प्रकाश डाल पाता है। तो शुरुआत करते हैं स्लाइड्स के माध्यम से। तो सबसे पहले नेशनल इमरजेंसी, 3 आधार पर नेशनल इमरजेंसी लगाया जा सकता है: वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। 3 आधार पर, या तो युद्ध की स्थिति हो गई हो या युद्ध शुरू हो गया हो, स्थिति भी अगर बन गई है। ठीक है, एक्सटर्नल एग्रेशन, देखिए वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन में क्या अंतर है। वॉर का मतलब हुआ कि दूसरे देश ने आप पर आपके अगेंस्ट युद्ध किया है, उसके आप प्रोक्लेम कर दिया है, और आपने भी उसके अगेंस्ट युद्ध की घोषणा कर दी है। एक्सटर्नल एग्रेशन में क्या होता है कि दूसरे देश ने आपके खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी है, आपकी सरकार अभी डिसाइड नहीं कर पाई है कि वह युद्ध में जाना चाहती है या नहीं, यानी एक्सटर्नल एग्रेशन, बाह्य आक्रमण हुआ है, आप अभी तैयार नहीं है। और तीसरा जो होगा वो आर्म्ड रिबेलियन है, दैट इज जिसे हम लोग कहते हैं सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, ये आंतरिक आधार पर लगता है और ये बाह्य आधारों पर लगता है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल 2 तरह से इमरजेंसी वर्क करता है। अब यहाँ आपको जानकारी के लिए बता दें कि आर्म्ड रिबेलियन शुरुआत से नहीं था, इसे कब जोड़ा गया है? इसे जोड़ा गया है 1978 में 44th अमेंडमेंट से। तो पहले क्या था? पहले इसके जगह पर था, आर्म्ड रिबेलियन के जगह पर पहले क्या था? इंटरनल डिस्टर्बेंस, आंतरिक अशांति के आधार पर। इमरजेंसी प्रोविजन में जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें 2 इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स किए गए। पहला अमेंडमेंट क्या किया गया? 44th अमेंडमेंट से पहला अमेंडमेंट किया गया कि आर्म्ड रिबेलियन वर्ड जोड़ा गया इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह पर। और दूसरा, क्योंकि प्रभाव इसका क्या होता है कि फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं, सस्पेंड किए जा सकते हैं। जो पार्ट 3 में जो हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं वो सस्पेंड किया जा सकता है। तो उस सस्पेंशन में 2 को छूट मिल गई, 20 और 21 को, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। आर्टिकल 20 किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है कि किसी भी तरह का
अगर कोई कन्विक्शन हो रहा है, ठीक है, तो उसमें किन किन बातों का ध्यान रखा जाएगा। यानी यह अभियुक्त के अगेंस्ट, जो एक्यूज है उसके अगेंस्ट ये अधिकार मिले हैं। और 21 तो एक बहुत व्यापक अधिकार है, यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का अधिकार। ठीक है, तो ये दोनों अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने माना कि नहीं, ये अधिकार बना रहना चाहिए। तो सरकार को भी मजबूरन क्या करना पड़ा, 44th अमेंडमेंट से इस बात को इंसर्ट करना पड़ा कि इन दो अधिकारों को सस्पेंड नहीं किया जा सकता है, बाकी कर दीजिए। ठीक है, तो टेरिटोरियल एक्सटेंशन, तो पहला हम लोग समझ गए कि ग्राउंड्स क्या है, किस ग्राउंड के आधार पर लगाया जा सकता है। टेरिटोरियल एक्सटेंट के आधार पर मतलब कि प्रेसिडेंट अगर प्रोक्लेम करते हैं तो प्रेसिडेंट का जो प्रोक्लेमेशन है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखिए कि जो ये तीनों स्थिति है वह किसकी नज़र में होना चाहिए, तो प्रेसिडेंट की नज़र में होना चाहिए। प्रेसिडेंट का सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। और प्रेसिडेंट का सेटिस्फैक्शन कैसे होगा, तो वहाँ पर कहता है कि अगर कैबिनेट के द्वारा, आगे के स्लाइड में हम लोग देखेंगे इसको, कि अगर कैबिनेट के द्वारा प्रेसिडेंट विल इश्यू और वेरी प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी ओनली व्हेन, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ओनली व्हेन द डिसीजन ऑफ द यूनियन कैबिनेट इज कम्युनिकेटेड टू हिम इन राइटिंग। यानी अगर यूनियन कैबिनेट जिसका हेड प्रधानमंत्री होता है, अगर प्रधानमंत्री या यूनियन कैबिनेट ने रिटन में यह कम्युनिकेट किया है कि हम लोग का डिसीजन है कि इमरजेंसी की स्थिति आ गई है, तो उस रिटन कम्युनिकेशन के आधार पर प्रेसिडेंट इमरजेंसी प्रोक्लेम करेगा। तो कौन करेगा, सीधा सीधा एक लाइन में जवाब देना है, प्रेसिडेंट करेगा। इमरजेंसी प्रोक्लेम करना, उद्घोषणा करने का अधिकार किसका है, प्रेसिडेंट का है। लेकिन इस अधिकार का उपयोग वह कब कर सकता है, जब कैबिनेट, यूनियन कैबिनेट के द्वारा उसे लिखित में ऐसा कम्युनिकेशन किया गया। ठीक है, अब ध्यान में रखते हैं कि अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। बिना अप्रूवल के ड्यूरेशन क्या रहता है, 1 मंथ का रहता है। 1 महीना, देखिए ध्यान रखिएगा, 30 दिन और 1 महीने में अंतर है। 1 महीना, हमेशा ध्यान रखेंगे कि 1 महीने के लिए बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के जो इमरजेंसी है वह जारी रह सकती है। लेकिन 1 महीने के अंदर में अगर पार्लियामेंट के द्वारा उसे अप्रूव नहीं किया जाए, उसे पारित ना किया जाए, तो वह प्रोक्लेमेशन अपने आप समाप्त हो जाएगा, या प्रेसिडेंट उसको विड्रॉ कर लिया, समाप्त हो जाएगा। देश में कोई स्थिति ऐसी है ही नहीं तो वापस ले लेगा। ठीक है, या पार्लियामेंट ने अगर उसको पास कर दिया तो कितने दिन तक चला जाएगा, 6 महीने तक। और प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट कैसे पास करेगी, तो स्पेशल मेजोरिटी से, जिसको कहते हैं 2/3 मेजोरिटी। ठीक है, यानी टोटल हाउस का जो मेंबर है उसका मेजोरिटी और प्रेजेंट और वोटिंग में पार्टिसिपेट करने वाले मेंबर्स के 2/3 मेजोरिटी से अगर वह रिजोल्यूशन पास कर दिया जाता है तो प्रोक्लेमेशन या फिर इमरजेंसी कितने दिन आगे बढ़ जाएगी, 6 महीने। और हर 6 महीने में इस तरह से पास करा करके आगे बढ़ाया जा सकता है। क्या कुछ और भी किया जा सकता है, तो इस प्रोक्लेमेशन के आधार पर जो लोकसभा है, लोकसभा जो लोअर हाउस है, उसका टेनर 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। और ऐसा हुआ था 1975 के इमरजेंसी में। लोकसभा का सेशन, लोकसभा का जो टेनर है 5 साल का होता है, उसे 1 साल बढ़ाया गया। लेकिन साथ में ये भी प्रोविजन है कि जैसे ही इमरजेंसी विड्रॉ कर ली जाती है या इमरजेंसी समाप्त हो जाती है, उसके 6 महीने के भीतर क्या करना होगा, 6 महीने के भीतर इलेक्शन कराने पड़ेंगे पार्लियामेंट के। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगले स्लाइड में ड्यूरेशन ऑफ इमरजेंसी पहले ही बता दिए कि अगर प्रोक्लेमेशन पास हो गया तो 6 महीने तक चलेगा। ठीक है, और एक और चीज़ है कि लोकसभा अगर चाहे, लोकसभा चाहे तो उस रिजोल्यूशन को डिसकंटिन्यूएंस के लिए एक स्पेशल सेशन भी बुला सकती है। तो उस पर बहुत ज़्यादा आपको फोकस नहीं करना है।
आप अगर इस पर जानकारी और अधिक चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। मेरा नंबर है इस चैनल पर, उस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, स्लाइड्स में चल रहा है, उस नंबर पर आप कॉल करके विशेष जानकारी इससे संबंधित ले सकते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे कि इफेक्ट ऑफ प्रोक्लेमेशन क्या क्या है, कैसे कैसे इमरजेंसी जो प्रोक्लेम हुई तो उसका इफेक्ट क्या है। तो इफेक्ट में कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे पहला बात हो गया एक्सिक्यूटिव पावर का, तो यानी एक्सिक्यूटिव पावर स्टेट का भी यूनियन के पास आ जाता है, यानी यूनियन कैबिनेट स्टेट एक्सिक्यूटिव के पावर को एक्सरसाइज कर सकती है। दूसरा है लेजिस्लेटिव पावर। तो लेजिस्लेटिव पावर जैसे पार्लियामेंट है, वह स्टेट के सब्जेक्ट पर लॉ बना सकता है, ठीक है। तीसरा कहता है कि सेंटर जो है वह रेवेन्यू के डिस्ट्रीब्यूशन को मैनेज कर सकता है, यानी टैक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, अभी तो इमरजेंसी की स्थिति है, अभी तो बुरी स्थिति है देश की, तो इसलिए स्टेट को कितना हिस्सा मिलेगा उसको हम लोग बाद में देखेंगे, पहले देश बचाने का काम करेंगे, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू स्टेट और यूनियन के बीच में उसको क्या कर सकता है, अल्टर कर सकता है, सुधार कर सकता है, ठीक है। प्रेसिडेंट कैन एक्सटेंड द लाइफ ऑफ लोकसभा, बताई है कि लोकसभा का समय काल बढ़ाया जा सकता है, 5 साल का है, अगर समय समाप्त हो रहा है तो 1 साल और बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, 6 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद फंडामेंटल, अब आम जनता के लिए ये 2 है, क्या दोनों है, कहता है कि फंडामेंटल राइट का सस्पेंशन हो सकता है कि नहीं, तो फंडामेंटल राइट का सस्पेंशन किया जा सकता है। 19 तो जैसे ही घोषणा होगी वैसे ही समाप्त हो जाएगा, और जो अदर जो फंडामेंटल राइट्स हैं वह क्या होगा, वह प्रेसिडेंट के अनाउंसमेंट पर, प्रेसिडेंट के प्रोक्लेमेशन पर उसे क्या किया जाएगा, उसे आप सस्पेंड कर सकते हैं। यानी प्रेसिडेंट अगर चाहते हैं कि केवल आर्टिकल 25 से 28 ही जो रिलीजियस राइट है उसको ही सस्पेंड करेंगे तो उसी को कर सकते हैं, 19 अपने आप हो जाएगा। लेकिन बाकी जितने भी फंडामेंटल राइट है 12 से 35 के बीच में, वो सब फंडामेंटल राइट प्रेसिडेंट के घोषणा से वो सस्पेंड होंगे, जो वो घोषणा करेंगे उसके हिसाब से सस्पेंड। लेकिन उनकी घोषणा के बाद भी 2 आर्टिकल सस्पेंड नहीं किए जा सकते हैं, दैट इज 20 और 21। और याद रखना है कि 1975 में जो इमरजेंसी लगी थी उसमें यह 20 और 21 भी सस्पेंड हो गया था। तो इसलिए, लेकिन उसके बाद 44th अमेंडमेंट के बाद अब इसे ऐसा नहीं किया जा सकता है। और हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था के हम शुक्रगुजार हैं कि इसके बाद इस तरह से नेशनल इमरजेंसी देखने का अवसर नहीं मिला है भारत को, इसलिए अभी इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ी है, ठीक है। आते हैं अगले स्लाइड पर। अब कुछ केस लॉज हैं जिस पर हम लोग को ध्यान देना है। केस लॉज कौन कौन है, एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला, जिसे हम लोग हीबियस कॉर्पस केस के नाम से, वेरी फेमस केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसाइड किया, इसमें कहा कि इमरजेंसी के दौरान आर्टिकल 21 के राइट को सस्पेंड किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है, और कोई पर्सन, नो पर्सन शैल हैव एनी लोकस स्टैंडाई फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ सच राइट। अब उस समय तो स्थिति ही यही थी, 44th अमेंडमेंट के पहले का केस है, और इसलिए उस समय आर्टिकल 21 सस्पेंड कर दिया गया था। तो इसमें कहा गया कि अभी आप इसको इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं क्योंकि इमरजेंसी का दौर चल रहा है और इसमें सस्पेंड रहेगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं कि नहीं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि कोई भी अगर स्पेशल पावर का यूज़ कर रहे हैं तो क्या उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। इसके पहले कि जुडिशियल रिव्यू पर आगे बात करें, हम लोग ये जान लेते हैं कि जुडिशियल रिव्यू है क्या। तो जुडिशियल रिव्यू पर अगर आप विशेष जानना चाह रहे हैं तो मेरे पहले के वीडियो में इसको बहुत ही डिटेल में बताया गया है, विथ केस लॉ बताया गया है, आर्टिकल 13 को बहुत इनलार्ज करके बताया गया है। तो प्लीज़ उस वीडियो को वॉच करना, देखना ना भूलें, ठीक है। तो जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है कि नहीं। तो मिनर्वा मिल्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसाइड किया कि जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है,
लेकिन सर्टेन लिमिटेशंस के थ्रू। और किस बात का जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है कि कैबिनेट ने किस आधार पर ये कम्युनिकेशन किया प्रेसिडेंट के साथ कि इमरजेंसी की स्थिति है, आखिर क्या लगा कि इमरजेंसी है कि नहीं। ठीक है, तो इस चेक एंड बैलेंस के कारण ही आज 77 के बाद हमें फिर से इमरजेंसी देखने का मौका नहीं मिला। हालांकि हम सब जानते हैं कि 1999 में कारगिल का युद्ध चला था और इसमें भी इमरजेंसी लगने की नौबत थी, लेकिन इसके बावजूद भी यह जुडिशियल सिस्टम की देन है कि सरकारें फिर से इमरजेंसी लगाने का दुस्साहस नहीं कर पाई, और इसलिए जो है वो हमें फिर से ये इमरजेंसी का काला अध्याय देखने को नहीं मिला। और इस वीडियो के माध्यम से आई होप आप समझ चुके होंगे कि नेशनल इमरजेंसी किस तरह से लगाई जा सकती है, किन कंडीशंस में लगाई जा सकती है, उस कंडीशन को स्क्रूटनी किया जा सकता है कि नहीं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये सारी बातों की चर्चा इस ड्यूरेशन में हमने किया। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियो का अपडेट मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।